नमस्कार दोस्तों। धर्माचार्य मोदी और योगी के उस धर्म विरुद्ध आचरण का खुलासा कर रहे हैं, तो उधर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के झूठ का खुलासा कर रहे हैं। दोनों के मनुवाद का खुलासा कर रहे हैं, मनुस्मृति के खेल का खुलासा कर रहे हैं। राहुल गांधी वंचित समाज की बात करते हैं और कुंभ में वंचित समाज को मार डाला जाता है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। जी हां, कमोबेश यही स्थितियां हो रही और झूठ बोला जाता है, छिपाया जाता है। सच को छिपाने की और ये सारे काम में सबसे बड़ा विलेन इस देश का वह मीडिया है जो हमारे आपके पैसे से, टैक्स के पैसे से चलता है। उसी के जरिए सरकार उन्हें पैसा देती है और वो सरकार के चरण चुंबक बन के काम करते हैं। जी हां, आज ये चीज देखने को मिल रही है। कुंभ चल रहा है और कुंभ के दौरान जिस तरीके से सरकार ने वंचित समाज को एक छोटे से खेमे में खींच दिया, और जो कि 90% का प्रतिनिधित्व करता है और जो 10% से भी कम का प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए वीआईपी व्यवस्था करी, उन पूंजीपतियों के लिए की, और नतीजतन भगदड़ मची। और जो वास्तविक श्रद्धालु थे, जो कई कई किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंच रहे थे, उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। सरकारी आंकड़े 100% झूठे रिलीज किए गए। पहले तो 3 घंटे के अंदर बता दिया कि मौनी अमावस्या पे 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। पता नहीं कहां से गिन लिया, लेकिन मरे कितने यह बताने में उन्हें 17 घंटे लग गए। 17 घंटे बाद कहते हैं वो भी जो आंकड़ा बताया वो 100% झूठ है। सरकार ने कहा सिर्फ 30 लोग मरे। प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30, जबकि वहां प्रत्यक्षदर्शी और तमाम सारे लोगों से जो अब सच सामने आ रहे हैं, उसमें यह संख्या सैकड़ों में जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए। मतलब सबको उनके हाथ पे छोड़ दिया गया। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गए, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए थे, क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं। कैजुअलिटी हुई है, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने बनाई है वीडियो। मैंने सब लोग चले, बहुत लोग घायल है, बहुत लोग लापता हो गए, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोग गुम हो गए अपने लोगों से, लोग रो रहे हैं। हालात देखिए, हालात बता रहे हैं। कम से कम 1000-2000 लोग लापता हैं। कहाँ चले गए? बहुत सी कैजुअलिटी, बहुत लोग चले गए, मर गए बेचारे, बूढ़े महिलाएं मर गई, दबके मर गई, उठ नहीं पाए, बच्चे मर गए, पुरुष मर गए, बुजुर्ग लोग। ये व्यवस्था होती चाहिए। अरे हम बुलाए हैं तो हमें ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि लोग आराम से आए और जाएं।
जिनके आधार कार्ड मिल रहे हैं, जिनके और सामान मिल रहे हैं और जिनको कोई क्लेम करने वाला नहीं है, उन नंबरों पर कॉल किया जा रहा है तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। और इस तरह की दशा है कि उससे आप समझ सकते हैं कि कहीं पर कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में यह कहने को नहीं। उसको और हटाया इसके जाए, बाद कम से कम 7-8 निर्लज्ज होकर के यूपी का मुख्यमंत्री कह रहा था कि अफवाह मत फैलाइए। पुलिस ने और मुख्यमंत्री ने जो बताया उसके मुताबिक सिर्फ एक जगह भगदड़ मची थी, जबकि सच्चाई ये है एक जगह नहीं 2 जगह मची थी और तमाम लोग मरे। तमाम वंचित समाज के मीडिया ने कुछ सच को सामने लाया। 4 PM सच को सामने लेके आया। इलाहाबाद का ही रहने वाला है अभिनव पांडे, उसने वहां पर लोगों की मेहनत की और लोगों के बीच जाकर के जब उसने काम किया तो कुछ सच सामने आया। इसी तरीके से दैनिक भास्कर को छोड़ के किसी अखबार ने हिंदी में कहीं पर भी थोड़ा सा भी सच नहीं बताने। हालांकि दैनिक भास्कर भी उतना नहीं बता सका, लेकिन जितना बताया उसी को हम पर्याप्त मान लें, क्योंकि जो हालात हैं उसमें यही। जो टेलीग्राफ है उसने तक बता दिया, लेकिन जो इलाहाबाद में ही छप रहे हैं अखबार उन्होंने तक नहीं बताया। उत्तर प्रदेश के छपने वाले अखबारों ने नहीं बताया। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार ने मीडिया को काबू करके रखा और सच सामने नहीं आने दिया, लोगों को मौत के मुंह में ढकेला। इसी को लेकर के शंकराचार्य जी ने जो दुख व्यक्त किया निश्चित रूप से पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। पूरे दिन छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। नरेंद्र मोदी, चारों शंकराचार्य वहां मौजूद हैं, उन्हें झूठ बताया गया। यदि आप भगवा पहन के ये झूठ बोलने का काम करते हैं तो आपसे मक्कार और ढोंगी और कौन हो सकता है? तो यह योगी आदित्यनाथ की स्थिति है। नरेंद्र मोदी उस सच पर कुछ बोलने की बजाय झूठ परोसता घूम रहा है। वास्तव में जो मैं बार बार बताता हूं कि यही असल में धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो वह आज साबित हो रहा है। उधर अरविंद केजरीवाल जनता की राजनीति, सच की राजनीति बदलने के नाम पर आए थे और स्थिति यह है कि सिर्फ झूठ की और झूठ की राजनीति की, जुमलों की राजनीति की। आज उनके झूठों का जब संदीप दीक्षित लगातार सबूतों के साथ में खुलासा करते हैं तो वो बौखला जाते हैं और बौखला करके वो उस तरह से भूमिका में आ जाते हैं। लोगों ने 45 मिनट इंतजार किया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का और पता नहीं वो आ नहीं पाए। मैंने तो बल्कि दिल्ली पुलिस को भी फोन किया, मैंने कहा कहीं दोबारा तो नहीं गिरफ्तार कर लिया, नहीं आ पाए हो। पता चला ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो बार बार कहते रहते हैं कि मुझे शाम को, सवेरे, दोपहर में, दिन चलते गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब क्यों ये भय उनके मन में रहता है वो तो वही जाने। चीनी वही कम खाता है जिसकी डायबिटीज होती है, बाकी किसी को परहेज नहीं होता है चीनी से, लेकिन वो केजरीवाल जी जाने वो किस चीज से घबराते हैं। मैंने कुछ बहुत सरल सवाल पूछे थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से, और खासकर मेरी तमाम बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए मुताल्लिक सबसे पहला सवाल जो दिल्ली में बनता था
आज से कई साल पहले खासकर हमारे झुग्गी क्लस्टर के बहुत से लोगों ने बहुतायत पे आम आदमी को वोट दिया, क्योंकि वो कहते थे कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो बीजेपी नहीं कर पाई, वो केजरीवाल जी कर देंगे, हर झुग्गी वाले को पक्का मकान दे देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? तो हमने कहा भाई 10 साल बीत गए, हमारे झुग्गी वाले तो वही के वही हैं। 2013 में कांग्रेस ने 70,000 मकान बनाए थे। नरेला में जो हमारे झुग्गी वालों को बंटने थे बंट गए होंगे, अभी तक नए मकान बन गए होंगे। तो मैं पहले तो नरेला गया देखने के लिए, पूरे के पूरे 70,000 मकान खंडर थे। मैं अपनी बहनों से पूछूंगा और आपसे कहूंगा कि जब कोई आम आदमी का पार्टी आपके पास आए तो आप पहले पूछना वो 70,000 मेरे मकान मुझे क्यों नहीं मिले हैं, बढ़ के खराब क्यों हो रहे हैं? ये पहला सवाल आप उनसे पूछिएगा। दूसरा सवाल मैंने सरकार से पूछा, केजरीवाल जी की सरकार से, कि पिछले 10 साल में कितने आपने घर बनाए हमारे झुग्गी झोपड़ियों के लिए? दिल्ली में 16 लाख लोग रहते हैं हमारे झुग्गी क्लस्टर में, हमें कम से कम 5 से 8 या 10 लाख मकान चाहिए। तो केजरीवाल साहब की अपनी सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं केजरीवाल साहब ही ये जवाब दे रहे हैं कि 10 साल में मैंने एक भी मकान नहीं बनाया है। और हां, आगे मैं मकान बनाने जा रहा हूं। मालूम है कितने मकानों का वायदा किया? 750 मकानों का। बनने चाहिए थे 10 लाख और डींग मारते हैं 750 की। फिर वो कहते हैं कि साहब दिल्ली का मैंने कायाकल्प कर दिया, यहां सड़कें बढ़िया बन गई, यहां बसें बढ़िया आ गई, यहां काम अच्छे होने लगे। तो मैं जब सड़कों पे जाता था, मैं देखता था कि कहीं बसें खराब पड़ी हैं, बस स्टॉप पे जहां दिल्ली में सरपट बसें दौड़ा करती थी वहां भीड़ आ रही है। तो केजरीवाल साहब का मैंने बयान सुना कि मैंने हजारों बसें दिल्ली में खरीद दी हैं। तो मैंने पूछा कि कितनी बसें पिछले 10 साल में खरीदी गई हैं, और स्वयं केजरीवाल साहब ने जवाब दिया कि मैं भाषणों में कुछ भी कह लूं, खरीदी मैंने एक भी नहीं है। ये एक और झूठ साबित हुआ हमारे केजरीवाल साहब का। सत्ता के लिए मरने वाले लोग एक साथ होकर के खड़े हो जाते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जो सत्ता लोलुप हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वह लोग आकर के खड़े हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। और जिस तरह के वो खेल करते हैं उससे आप समझ सकते हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की झूठ की राजनीति को चुनौती दी संदीप दीक्षित ने कि आइए हमारे साथ जंतर मंतर में 2 से 3 बजे तक का, और हफ्ते भर पहले उन्होंने टाइम दिया, आइए बहस करिए। लेकिन हिम्मत कहां है? झूठा कभी क्या सामना कर सकता है डिबेट की? ओपन डिबेट की बात थी, चैलेंज था, नहीं आएंगे क्योंकि झूठ बोलते। उधर राहुल गांधी जो वंचित समाज की बात करते हैं, वो यही बात कहते हैं कि जब आपको देने की बात थी तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मेरी खुद की 20 साल की जो राजनीति है उसको आप देख लीजिएगा, मैंने एक भी बात कही है तो उससे न पलटा हूं न झूठ बोला है, तो इसलिए मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं। जो आपसे कहा वो हमने किया। आपके साथ कौन खड़ा होता है, संविधान को कौन बचाता है, और सच आपको कौन बोलता है? मेरे आप भाषण देख लीजिए, पिछले 20 साल के भाषण देख लीजिए। मनरेगा का वायदा किया, मनरेगा दिलवाया। भोजन का अधिकार वायदा किया, दिलवाया। कर्जा माफी वायदा किया, दिलवाई। कर्नाटक में मुफ्त में महिलाओं को बस में जाने का वायदा किया, करा। कर्नाटक तेलंगाना में हमने कहा कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में हम सीधा पैसा डालेंगे, हमने डाला। छत्तीसगढ़ में कहा किसानों को हम सही दाम धान के लिए दिलवाएंगे, दिलवाया। हम झूठे वायदे नहीं करना चाहते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आपके साथ दूसरे तरीके का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक चाहे स्वास्थ्य के हो, शिक्षा के हो, दूसरे हो, जो वायदे किए सब पूरे किए। हम झूठ की राजनीति नहीं करते, लेकिन केजरीवाल झूठ की राजनीति करते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यमुना नदी है, जिस यमुना नदी के लिए वो क्या कहते थे कि इसमें स्नान करूंगा, इसमें जल पीऊंगा, इसको ये करूंगा। आज स्थिति ये है कि यमुना को बदहाल कर दिया है और राहुल गांधी यमुना के बीच में पहुंच गए। वहां नाविकों के साथ में पूरी यमुना की चर्चा कर ली, हालत बिगड़ जाती। राहुल गांधी वंचित समाज के पास गए,
उनकी दशा और दिशा पर चर्चा की तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो दलितों, वंचित समाज में, आदिवासियों में, अल्पसंख्यकों में और पिछड़े वर्ग में जो देश का 90% है उसमें ताकत का आभास था, क्योंकि श्रीमती गांधी ने उन 10% के लोगों के तमाम जो प्रीवी पर्स और दूसरे राजे रजवाड़े जमींदारी का था वो सब छीन करके इस देश की जनता को दिया था। उन्होंने तमाम बैंकें जो पूंजीपतियों के हाथ में थी छीन के देश को दे दी थी, और जिसके बूते उन्हें कर्ज मिलने लगा और दूसरी मदद मिलने लगी और गरीब वर्ग बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी जी के टाइम फुल कॉन्फिडेंस मेंटेन थी। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा ये सब जानते थे कि इंदिरा गांधी जी लड़ जाएंगी, मर जाएंगी उनके लिए। वंचित समाज को संरक्षा मिली, दलितों के प्रति कोई अत्याचार रुकने लगे। लेकिन जैसे ही सन 77 में इन्होंने मनुवादी और मनु संस्कृति जो है, मनुस्मृति को मानने वाले लोगों ने कैप्चर किया और सरकार बदली तो सरकार यह कह के कि जनता के मुद्दे पे, जैसे केजरीवाल कर रहा है, लेकिन असल में उन्हीं को खा लेने का विचार था और उसी से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो जाता है। और वही भारतीय जनता पार्टी आज आपके सारे हक मार रही है, आपके ऊपर अत्याचार कर रही है। तो इन अत्याचार को इसी तरह होता है। तो नरेंद्र मोदी असल में फ्रॉड है। यदि आप एक होके खड़े हो जाएं तो यह भाग खड़ा होगा। और अरविंद केजरीवाल सफेस्टिकेटेड अंदाज में संघी हैं, जैसे उस समय मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, या ये जितने थे ये सब सफेस्टिकेटेड संघी थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का खेल किया गया। जब इस देश के किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, सबको हक देने की बात करते हैं तो सब हम पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। तब दलित समाज के लोगों ने राहुल, जो वहां के उनके बुद्धिजीवी थे, राहुल गांधी से कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, ये उसी तरह से थे जैसे ऑस्ट्रिया में बिस्मार्क थे, अमेरिका में अब्राहम लिंकन थे। उसी तरीके से इन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के मूल विचारों को लेकर के काम किया, जो वो चाहते थे, जो बात उन्होंने संविधान में व्यवस्था दी उसको लेके काम किया। राहुल गांधी ने भी बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि हां, कांग्रेस को जितना करना चाहिए था कांग्रेस ने भी नहीं किया। मुझे इस बात का गम है, लेकिन हम लड़ रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम करके देंगे। और हमारे लिए तो सबसे ज्यादा अच्छा मोदी साबित हो रहे हैं कि वो हमारे यहां जितने पापी थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, घुसे हुए थे हमारे बीच में, उन्हें निकाल कर ले जा रहे हैं और कांग्रेस की सफाई कर दे रहे हैं। अब हमारी जो टीम बन रही है वो ईमानदार और सच्चे लोगों की बन रही है, उस विचारधारा के लोगों की बन रही है जो देश को जोड़ने की बात करता है, देश को बनाने की बात करता है। राहुल गांधी ने वह हर बात कर दी कि कैसे वंचित समाज के हक मारे जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह महाकुंभ है। इस कुंभ में उस 10% से कम लोगों के लिए सारी सुविधाएं थी, सारी अय्यासी की व्यवस्थाएं थी और सब कुछ था, लेकिन जो वास्तविक 90% है, जो वास्तव में धर्म के लिए जाता है, किसी इवेंट के लिए नहीं, उसके लिए कुछ नहीं था, उसके लिए सिर्फ मौत थी। तो यह स्थिति कर दी है नरेंद्र मोदी ने, और उनकी विचारधारा ने इस देश को दो भागों में विभाजित कर दिया है, एक गरीबों का भारत, एक अमीरों का भारत, और यह कर दिया है। और केजरीवाल उसी मुहिम पर काम करते हैं और केजरीवाल उसी तरीके से देश के तमाम संसाधनों पे और सब पे कब्जा करते हैं, और मोदी की ही तरह ये उनसे ज्यादा भी झूठ बोलते हैं, नफरत भी फैलाते हैं। जब आपको जरूरत थी, जब दिल्ली सुलग रहा था, जब दिल्ली में आपदा आई थी,
किसी भी वक्त में केजरीवाल आपके साथ नहीं खड़े थे, तब आपके साथ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खड़ी थी। मैं खुद खड़ा था, मेरे सांसद खड़े थे, लेकिन केजरीवाल अपने शीश महल में कैद थे, जो कहा करते थे कि हम क्या करेंगे, और असल में शीश महल में बन के राजा बन के बैठ गए। तो झूठ बोल के इन्होंने राजा बनने का खेल किया है। तो अब फैसला जनता को करना है कि वो क्या चाहती है। लेकिन संदीप दीक्षित की चुनौती केजरीवाल के लिए निश्चित रूप से संकट बन गई है और उसने केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है।